तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में 2019 का जो सेट सी है बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पे पूछा गया था उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। और आपको एक बात बता देते हैं, बिहार बोर्ड में मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पीछे वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ जो है पीछे वाले सारे ऑब्जेक्टिव को ही उठा करके पूछा जाता है मैक्सिमम। ठीक है, आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि नहीं, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो पूछ रहा है सब पीछे से ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप पीछे के 10 साल के सारे ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्रूस्टर का नियम। बाबू, ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो ये तो सब कोई को पता होगा कि ब्रूस्टर का नियम होता है बाबू म्यू बराबर tan IP। ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो म्यू बराबर tan IP। बहुत बढ़िया, यहाँ पे दिया है बाबू ब्रूस्टर का नियम है म्यू बराबर tan IP। हम बताए भी थे, आप पढ़े भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में याद भी होगा कि ब्रूस्टर का नियम क्या है, म्यू बराबर tan IP, म्यू बराबर tan IP। और कहता क्या है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू उसके ध्रुवण कोण IP के स्पर्श ज्या के बराबर होता है, म्यू बराबर tan IP। यही है ब्रूस्टर का नियम। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दूसरा नियम, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम क्या होता है? आप लोग ये भी पढ़े होंगे बाबू, आप ये पढ़े होंगे कि कोई बहुत ही पतला प्रिज्म है, बहुत पतला प्रिज्म किरण को कितना विचलित करता है। तो पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम जो होता है μ-1 × A होता है। ठीक है, कहिएगा तो उसको अभी प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन प्रूफ करेंगे तो आप घबरा जाएंगे। ठीक है, क्या करें? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण। बाबू ये पतला प्रिज्म है, पतला प्रिज्म वो प्रिज्म होता है जिसका प्रिज्म कोण ए क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। और ये पतला प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण बहुत ही छोटा है। और पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कितना होता है? पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कितना होता है? तो डेल्टा एम बराबर होता है बाबू μ-1 × A। किस तरह होता है आपको पता होगा, प्रिज्म फॉर्मूला पढ़े थे। किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस A/2 बाई साइन A/2। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिज्म फार्मूला भी देखे होंगे। प्रिज्म फार्मूला ये होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं ना, साबित भी करने के लिए कई बार पूछा है प्रिज्म फार्मूला। म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस A/2 बाई साइन A/2। बाबू ये आपका प्रिज्म फार्मूला है। और अगर ये प्रिज्म बहुत ही पतला होगा, प्रिज्म जब पतला होगा तो इसका प्रिज्म कोण ए भी कम होगा, इसका प्रिज्म कोण भी कम होगा और डेल्टा एम भी बहुत कम होगा। बाबू ये दोनों अगर बहुत कम होगा तो ये छोटा प्लस छोटा, छोटा प्लस छोटा, छोटा प्लस छोटा बराबर छोटा, छोटा बटा 2 बराबर छोटा ही होगा। यानी साइन में ये जो कोण है बहुत छोटा होगा। अगर साइन में ये कोण बहुत छोटा हो जाए, साइन थीटा का मान थीटा ही हो जाता है। अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा का मान थीटा होता है। तो बाबू पतला प्रिज्म है तो इसका प्रिज्म कोण ए छोटा होगा, और ए छोटा होगा और डेल्टा एम भी छोटा ही होगा। तो छोटा प्लस छोटा छोटा, छोटा बटा 2 छोटा, ये बहुत छोटा हो गया। तो साइन थीटा बराबर सिर्फ ये एंगल हो जाएगा डेल्टा एम प्लस A/2 और बटा ए। बाबू पतला प्रिज्म है, इसका प्रिज्म कोण ए बहुत छोटा है और छोटा बटा 2 बहुत छोटा हो जाएगा। और साइन थीटा में ये थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा बस थीटा ही कवर होता है, सिर्फ A/2 हो जाता है। 2 कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बराबर डेल्टा एम प्लस A/A, डेल्टा एम प्लस A/A। तो म्यू नहीं, म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? म्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस A हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम, ये वाला इधर भेज दो। म्यू ए माइनस ए बराबर हो जाएगा डेल्टा एम। बाबू μ-1 × A कर दो, ए कॉमन ले लो। तो μ-1 × A बराबर डेल्टा एम। यही है पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण। तो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम कितना होता है? μ-1 × A, μ-1 × A सी। फिर इतना कोई जरूरी नहीं था, ये आपको याद भी होना चाहिए। ये पतले प्रिज्म के कारण जो न्यूनतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम कितना होता है? μ-1 × A। नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है? बाबू किस किरण में
ये जो किरण दिया है एक्स रे, कैथोड रे, अल्फा रे, गामा रे, इसमें सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है बाबू? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है गामा रे की। किसकी होती है? गामा रे की। बाबू एक्सरे से भी ज्यादा एनर्जी गामा रे की होती है, एक्सरे से भी ज्यादा एनर्जी गामा के रे की होती है, और गामा रे की भेदन क्षमता ये बहुत ही ज्यादा होती है। ये धातु के मोटे प्लेटों को भी भेद सकता है। तो बाबू किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? एक्सरे की? नहीं, एक्सरे की भी भेदन क्षमता होती है, लेकिन एक्सरे से भी ज्यादा भेदन क्षमता होती है गामा रे की। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी बाबू किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखिए पहले क्वेश्चन समझिए बाबू, ये कोई गोलीय पृष्ठ है, क्या है? ये एक गोलीय पृष्ठ है। ठीक है बाबू, एक गोलाकार पृष्ठ है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रख दिया जाए कहीं भी, ये कोई कुछ नहीं कर रहा है, कहीं भी गोलीय पृष्ठ के अंदर, मान लो सेंटर पे रख दो, ठीक रहेगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, बाबू फ्लक्स मतलब कितनी रेखाएं काट रही है ना जी। अच्छा, किसी गोले के अंदर तुम Q आवेश रखोगे, किसी भी गोले के अंदर बाबू प्लस Q आवेश रखोगे, तो इस प्लस आवेश से रेखाएं निकलेंगी, रेखाएं निकल करके इस गोले को क्या करेंगी? गोलीय पृष्ठ को रेखाएं निकल के काटेंगी। प्लस 4 से रेखाएं निकल के गोलीय पृष्ठ को काटेंगी, जितनी रेखाएं लंबवत काटेंगी वो होगा उससे गुजरने वाला फ्लक्स। और बाबू सही पूछे हो तो ये आवेश गोले के अंदर है, और तुम पढ़े हो किसी भी बंद सतह के अंदर आवेश हो, अगर बंद सतह के अंदर आवेश हो तो इस बंद सतह से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स साई क्या होता है? गॉस थ्योरम से इस गोला बंद है बाबू, गोले से या बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स साई बराबर क्या होता है? Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन जीरो। Q इनसाइड मतलब अंदर का टोटल आवेश, और इस गोले के अंदर में टोटल आवेश कितना है? सिर्फ Q है, तो Q बाई एप्सिलॉन जीरो। तो उस गोलीय सतह से गुजरने वाला, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बाबू? इस गोले से गुजरने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन जीरो। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? Q बाई एप्सिलॉन जीरो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलो समझ ही रहे हो। नेक्स्ट कह रहा है बाबू पांचवा, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? अच्छा, आपको पता भी होगा कि जब आवेश सतह पर होता है, जब आवेश सतह पर होता है, सतह पर जब आवेश होता है तब हम आवेश के पृष्ठीय घनत्व की बात करते हैं। और बाबू आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर होता है चार्ज बाई एरिया। आवेश के पृष्ठीय घनत्व और क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है चार्ज बाई एरिया। चार्ज Q का मात्रा क्या होता है? कूलाम। आवेश Q का मात्रा कूलाम और एरिया का मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बाबू कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक पूछा था, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा क्या होता है? क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, चार्ज बाई एरिया, चार्ज का कूलाम और एरिया का मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बाबू, ये पता होगा विद्युतीय परपथ की शक्ति। बाबू किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की शक्ति क्या होती है? किसी भी सर्किट का शक्ति यानी पावर का सूत्र क्या होता है? पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम। बाबू इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर होता है एनर्जी बाई टाइम, और एनर्जी का सूत्र क्या होता है? एनर्जी E बराबर होता है V स्क्वायर बाई R इंटू टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी E बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू टी, और T नीचे है, T और T कट गया, तो इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर होता है बाबू V स्क्वायर बाई R। याद रखना, वैसे विद्युतीय परिपथ की शक्ति का सूत्र ही होती है, शक्ति का सूत्र P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R। कह रहा है जी कि विद्युतीय परिपथ की शक्ति, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? और विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V स्क्वायर बाई R। V स्क्वायर बाई R किस तरह हुआ है? शक्ति P का सूत्र क्या होता है? शक्ति P बराबर होता है पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम, और एनर्जी का सूत्र क्या होता है? एनर्जी होता है V स्क्वायर बाई R इंटू टी, और बाई टी कैंसिल हो गया, P बराबर V स्क्वायर बाई R। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। बाबू किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, किसी सेल का ईएमएफ किससे मापते हैं?
विभवमापी से, क्योंकि विभवमापी ही सेल का ईएमएफ एग्जैक्ट बताता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन था सेल का विद्युत वाहक बल, और किसी भी सेल का ईएमएफ, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी से नापा जाता है, क्योंकि विभवमापी बिना करंट लिए हुए ईएमएफ को एकदम एग्जैक्ट मापता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल विभवमापी से मापा जाता है। अब हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल अगर वोल्ट मीटर से नापेंगे तो वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट लेता है, कुछ करंट लेने से वो ईएमएफ का एग्जैक्ट मान नहीं बता पाएगा। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल गैल्वेनोमीटर से नहीं मापा जाता है, आमीटर से धारा मापी जाती है, गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति को मापी जाती है। वोल्ट मीटर से अगर मापेंगे भी विद्युत वाहक बल तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो विद्युत वाहक बल किससे नापेंगे बाबू? विभवमापी से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र। बाबू ये एक गोलीय चालक है और ये गोलीय चालक आवेशित है। ये गोलीय चालक है, ये आवेशित गोलीय चालक है, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र। हम पढ़े भी है बाबू, किसी भी आवेशित चालक के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? भीतर में कहीं भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी आवेशित चालक के भीतर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होता है? 0। तो बाबू आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता भी होगा बाबू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 106 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 106 गुणे 10 के माइनस 19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल, जूल मतलब ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है बाबू? ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई यानी किसका मात्रक है? ऊर्जा का। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। धारा का बाबू, धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, आवेश को कूलाम में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, ऊर्जा को हम जूल में भी माप सकते हैं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा यूनिट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा? क्या कह रहा है? चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ा देने से दोलन करने वाले चुंबक का आवर्तकाल। अब हम जानते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक रखा हो, उसको दोलन कराया जाए तो उसका आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। याद रखिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में बाबू चुंबक को लटका दिया जाए, उसको दोलन कराया जाए तो उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड टी कितना होता है? टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। यहाँ से देखा जाए टाइम पीरियड टी किसके व्युत्क्रमानुपाती है? चुंबकीय आघूर्ण बी के, चुंबकीय आघूर्ण एम के। हमको कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल, तो चुंबकीय आघूर्ण से हमको मतलब है, आई और बी से मतलब नहीं है। टी बराबर इतना होता है, तो टी किसके व्युत्क्रमानुपाती है बाबू? टी व्युत्क्रमानुपाती है 1 बाई रूट एम के, यानी आवर्तकाल चुंबकीय आघूर्ण एम के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। चुंबकीय आघूर्ण को बढ़ाएंगे बाबू, चुंबकीय आघूर्ण एम अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाता है, नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं, गलत है, घट जाता है। अब देखो 11 नंबर, 25 वाट 220 वोल्ट। बाबू हर बल्ब पर दो चीज अंकित रहता है बाबू, हर एक बल्ब पर दो चीज अंकित रहता है, दो चीज, हर एक बल्ब पर बाबू दो चीज आपको अंकित रहता है। ये बल्ब है, इस पर दो चीज अंकित रहता है, जैसे 25 वाट 220 वोल्ट, इस पर वाटेज पावर भी होता है 25 वाट 220 वोल्ट। बोलो बाबू, दो बल्ब है, इस पर लिखा 25 वाट 220 वोल्ट, ये बल्ब है 25 वाट 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, 220 वोल्ट का वोल्टेज देंगे तो उस समय ये 25 वाट खपत करेगा। और दूसरा है बाबू एक बल्ब 100 वाट 220 वोल्ट, तो वो बल्ब है तनी ज्यादा बड़ा है, ये कितना है? 100 वाट 220 वोल्ट,
यानी यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये 100 वाट खर्च करेगा ना ये। तो 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट के दोनों बल्बों में किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा बाबू, दोनों में किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, दो बल्ब है, दोनों बल्ब का रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज दिया है। इस बल्ब का रेटेड पावर क्या है, इसका रेटेड पावर है बाबू, कितना पावर रेटेड है, तो इसका रेटेड पावर है 25 वाट, रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट, इसका रेटेड पावर कितना है 100 वाट, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। तो बाबू वो कह रहा है कि एक वो बल्ब है, एक ये बल्ब है, दोनों बल्ब में किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा इसका, इस बल्ब का पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, तो प्रतिरोध निकालो। शायद तुम पढ़े हो पावर पी बराबर, अभी देखे हो ऑब्जेक्टिव में आया था पावर पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, पावर पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, तो प्रतिरोध आर निकालोगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी। तो इसका प्रतिरोध आर नहीं R1 कर दो, तो R1 बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, तो वी स्क्वायर बाई पी वन, या वी स्क्वायर बाई पी ही लिखो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। वी यानी वोल्टेज, वी है वोल्टेज, इसका रेटेड वोल्टेज किसका कितना है। अच्छा थोड़ा सा बताओ तो, एक बात बताओ, दोनों के लिए वोल्टेज भी क्या है बाबू, दोनों के लिए वोल्टेज सेम है, तो R बराबर वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों के लिए क्या सेम है बाबू, दोनों के लिए वोल्टेज सेम है, दोनों का वोल्टेज, दोनों के लिए वोल्टेज सेम है। तो ये कांस्टेंट हटा दो, तो R किसके भी उत्क्रमानुपाती है P के, R P के भी उत्क्रमानुपाती है, यानी जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर कम होगा रेसिस्टेंस प्रतिरोध उसका ज़्यादा होगा। तो पावर बाबू 25 वाट वाले का पावर कम है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो कह रहा है दोनों बल्ब में से प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा, 25 वाट के बल्ब का। क्यों, पावर पी होता है वी स्क्वायर बाई आर, पावर पी वी स्क्वायर बाई आर, तो रेसिस्टेंस आर, आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी, बहुत बढ़िया, आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी। लेकिन वोल्टेज, दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम है बाबू, वोल्टेज भी तो सेम है, दोनों का वोल्टेज सेम है, तो आर पी के भी उत्क्रमानुपाती है, आर पी के भी उत्क्रमानुपाती है, मतलब इसका पावर कम उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, तो इसका पावर कम है 25 वाट, इसका पावर कम है तो इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हो गया बाबू 11 का ए नंबर। 12 देखिए, टीवी के प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का यूज होता है बाबू, टीवी प्रसारण करना है ना। देखो टीवी में जो एंटीना लगा होता है, तो इस एंटीना तक जो सिग्नल आता है, सिग्नल भेजने के लिए हम लोग कितने कैरियर फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो टीवी के प्रसारण के लिए, टीवी में जो एंटीना लगा था, टीवी के प्रसारण के लिए 30 मेगाहर्ज से 300 मेगाहर्ज, 30 से 300 मेगाहर्ज के फ्रीक्वेंसी पर हम लोग सिग्नल को चढ़ा करके भेजते हैं, उतने कैरियर फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल चढ़ा के भेजते हैं। तो टीवी के प्रसारण के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, 30 से 300 किलो हर्ज, 30 से 300 हर्ज नहीं, 30 से 300 गीगा हर्ज नहीं, 30 से 300 मेगा हर्ज। अब टीवी के प्रसारण के लिए, टीवी के प्रसारण के लिए 30 मेगा हर्ज से लेकर 300 मेगा हर्ज फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अब देखो 13 नंबर, एन टाइप का जर्मेनियम, एन टाइप मतलब वो निगेटिव टाइप, कहता है एन टाइप का यानी निगेटिव टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य, वो एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, और निगेटिव टाइप मतलब उसके उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाए। और इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब जो डोपिंग किया जाने वाला मटेरियल है उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो, 4 से अधिक हो, यानी पंच संयोजी हो। ठीक है, एन टाइप का जर्मेनियम, बाबू हमको जर्मेनियम नहीं निकालना, हमको एन टाइप का जर्मेनियम बनाना है। एन टाइप का जर्मेनियम बनाना है, एन मतलब निगेटिव टाइप, निगेटिव टाइप मतलब हम जो जर्मेनियम में अशुद्धि मिला रहे हैं उसमें एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, निगेटिव टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए जो जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाएंगे, जो इम्प्योरिटी मिलाएंगे, वो पंच संयोजी होगा। पंच संयोजी होगा, उसकी संयोजकता 4 से ज्यादा होगी, 5 होगी, 5 होगी तभी ना 4 ठो वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा, एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और वही बन जाएगा एन टाइप। तो एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य यानी जो डोपेंट होता है वो क्या होता है, पंच संयोजी। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा। बहु अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध, पहले का प्रतिरोध और दूसरे का प्रतिरोध दोनों का अनुपात R1/R2, R1/R2 का अनुपात है 3:4। अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। बाबू कितने अनुपात के दो प्रतिरोध, एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है। ठीक है,
ये दोनों समानांतर क्रम में जुड़े। बाबू समानांतर क्रम में जुड़ेंगे तो वोल्टेज सेम होगा, बस ये समझना। बाबू दो प्रतिरोध है, R1 और R2 का अनुपात है 3:4, दोनों का अनुपात दे रखा है R1/R2। दो प्रतिरोध समानांतर में है और दोनों का अनुपात है 3:4। बहुत बढ़िया, 3:4 के अनुपात में दोनों प्रतिरोध है, दोनों समानांतर में जुड़े। बाबू समानांतर में जुड़े हैं तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए, वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, बाबू जब भी इससे करंट बहेगा, जब भी इस प्रतिरोध से करंट बहेगा, करंट इस दोनों से बहेगा तो ऊष्मा पैदा होगी। और हीटिंग इफेक्ट का सूत्र होता है, हीटिंग इफेक्ट H बराबर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट H बराबर होता है V² R टी। हीटिंग इफेक्ट H का सूत्र होता है V² R टी। तो दोनों में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, पहले में उत्पन्न ऊष्मा H1 भाई दूसरे में H2, दोनों का अनुपात निकालना है। H1 क्या हो जाएगा, H बराबर V² R टी। तो H1 बराबर V², वोल्टेज तो सेम है, V² R नहीं R1 इंटू टाइम, सेम टाइम के लिए करंट बहेगा। वोल्टेज बाबू दोनों समानांतर में, दोनों का वोल्टेज सेम होगा, दोनों समानांतर में, दोनों के लिए विभवांतर भी सेम होगा और सेम समय भी होगा ना। तो पहले वाले में जो हीट R1 में जो हीट पैदा होगा H1 बराबर क्या होगा V² R टी। तो V² R नहीं R1 इंटू टी बटा H2, दूसरे में जो हीट पैदा होगा H2 बराबर V² R टी। तो V² वोल्टेज तो सेम ही होगा भाई, R नहीं R2 इंटू सेम टाइम के लिए, टी खत्म हो जाएगा, V² कैंसिल हो जाएगा, R2 सबसे नीचे है तो R2/R1। और बाबू R2/R1 क्या है, अगर R1/R2 3/4 है तो R2/R1 4/3। तो यहाँ पे उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा 4:3। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाबू 15 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में धारा I का मान बताएं। यहाँ पे कितनी धारा I बहेगी, ये तो इसी तरह हो जाएगा। बाबू बोलिए कितनी एम्पियर आई, 20 एम्पियर। 20 एम्पियर, अच्छा यहाँ से 20 एम्पियर आई और 4 एम्पियर आई, या यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे देख लीजिए। इस वाले जंक्शन पर कितनी धारा आ रही है बताइए तो। इस वाले जंक्शन पर वो 16 एम्पियर की धारा आ रही है, 16 में से 8 इधर चला जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा 8, क्योंकि जितनी धारा आती है उतनी धारा चली जाती है। तो अगर यहाँ 16 आया है, इस जंक्शन पर 16 आया है, तो 16 में से 8 इधर गया है, तो 16 आया है, 16 में से 8 निकला है, तो इधर कितना निकलेगा 8। तो आंसर हो जाएगा भाऊ 8 एम्पियर, ऑप्शन नंबर आपका ए। बहुत बढ़िया। नहीं जी, एक परावैद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। और एक्चुअली क्या कह रहा है जानते हो, ये कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप करते समय हमारे टाइपिस्ट सही से नहीं किए हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, उनके प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी डाल दें तो पट्टी डालने से धारिता बढ़ जाती है। याद रखिएगा, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी डाल दे तो परावैद्युत पट्टी डालने से, संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी डालने से उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। धारिता क्यों बढ़ती है, क्योंकि बाबू दोनों प्लेटों के बीच पट्टी डालने से विभवांतर घट जाता है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर घटता है, जिससे धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। बाबू विनाशी व्यतिकरण कब होता है, विनाशी व्यतिकरण तब होता है जब यहाँ से तरंग चल करके यहाँ पे आए और यहाँ से जब दो तरंगे जब मिलती है, बाबू जब दो तरंगे मिलती है और दोनों के बीच का पथांतर, पथ में अंतर अगर λ/2 का ऑड मल्टीपुल हो तो विनाशी व्यतिकरण होता है, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है, बाबू विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होता है, याद होगा आप लोग अगर पढ़े होंगे तो। बाबू विनाशी व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण का मतलब होता है एक का स्ट्रिंग दूसरे के गर्भ पर पड़ना। अगर एक का स्ट्रिंग दूसरे के गर्भ पर पड़ेगा तो यहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा, यहाँ पे प्रकाश की चमक इंटेंसिटी घट जाएगी। और बाबू दो तरंगों के बीच विनाशी व्यतिकरण होने के लिए दोनों के बीच पथ में अंतर, पथांतर जो होना चाहिए वो λ/2 का ऑड मल्टीपुल होना चाहिए। ऑड मल्टीपुल 2n क्या है, 2n तो इवन है, 2n इवन है, इवन में एगो जोड़ दो या घटा दो, 2n इवन है, इवन में एगो जोड़ दो, तो ये ऑड हो गया, ऑड मल्टीपुल। λ/2 का अगर ऑड मल्टीपुल रहे ना, 2n + 1 इंटू λ/2 हो, तब स्ट्रिंग गर्भ पर पड़ेगा और वहां पे विनाशी व्यतिकरण होगा। तो विनाशी व्यतिकरण होने के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, λ/2 का ऑड मल्टीपुल होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 2n + 1 या 2n - 1 इंटू λ/2, सी नंबर।
और 18 नंबर देखो, 1.5 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबाया जाता है, यह व्यवहार करेगा। बताइए, 1.5 अपवर्तनांक वाला उत्तल लेंस, बाबू ये उत्तल लेंस है, ठीक है। कहता है कि 1.5 अपवर्तनांक वाला उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, इसका अपवर्तनांक म्यू कितना दिया है 1.5। 1.5 अपवर्तनांक वाला बाबू ये उत्तल लेंस है, 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबाया जाता है, ये पानी है, इस लेंस को पानी में डुबा दिया गया। अरे पानी का अपवर्तनांक कितना बाबू, पानी का अपवर्तनांक है इस लेंस से कम है 1.55 नहीं, इसका अपवर्तनांक है म्यू 1.33, ठीक है। तो यह व्यवहार करेगा बाबू जब तक लेंस को उससे ज्यादा वाले अपवर्तनांक में नहीं डुबाया जाने तो उसका बिहेवियर नहीं बदलता है, ठीक है। तो लेंस का अपवर्तनांक कितना, लेंस का अपवर्तनांक है 1.5, इस लेंस का अपवर्तनांक है 1.5 और इसको डुबाए हैं बाबू पानी में डुबाए हैं, उसका अपवर्तनांक 1.33 है, लेंस से तो कॉमन है, लेंस से अगर कम है तो ये लेंस अगर उत्तल है तो उत्तले जैसा व्यवहार करेगा। अगर मान लो इसका 1.5 है, अगर 1.6 में डुबा देते, 1.6 अपवर्तनांक में डुबाते तो उत्तल अगर दिखता भी नहीं तो अवतल जैसा व्यवहार करता, और अवतल दिखता तो उत्तल जैसा व्यवहार करता। अगर लेंस को उससे ज्यादा अपवर्तनांक के माध्यम में डालते हैं तब वो जैसा दिखता है उसका उल्टा व्यवहार करता है, ठीक है, इसमें उल्टा करेगा ही नहीं। तो बाबू तुम्हारा क्वेश्चन यही है, 1.5 अपवर्तनांक वाला उत्तल लेंस, 1.5 अपवर्तनांक वाला उत्तल लेंस 103 अपवर्तनांक वाले पानी में डुबा दिया गया है, तो लेंस से तो कम अपवर्तनांक है, तो यह कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस उत्तले लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। अवतल लेंस की तरह गलत, प्रिज्म की तरह, अवतल दर्पण की तरह सब गलत है। अच्छा अगर यही कहता है कि नहीं 1.5 में नहीं 1.6 में डुबाया गया है तब क्या होता, ये उत्तल है लेकिन अवतल जैसा व्यवहार करता, ठीक है, उसका आंसर दूसरा हो जाता, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होती है बाबू। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, फुल वेव रेक्टिफायर एसी के पूरे एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर को, ये है बाबू फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, फुल वेव रेक्टिफायर एसी के पूरे एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर को, ये भी फुल वेव रेक्टिफायर एसी के पूरे एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर को ही डीसी में बदल देता है। वो आगे वाला भी आधा चक्कर ये भी बदल गया बाबू, ये वाला भी आधा चक्कर बाबू डीसी में बदल गया, और नीचे वाला भी आधा चक्कर जो था वो भी आपको डीसी में बदल गया। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यानी फुल वेव रेक्टिफायर में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज हो, इसमें जो फ्रीक्वेंसी हो 1 हर्ज 2 हर्ज 3 हर्ज 4 हर्ज, इसकी आवृत्ति N1 बराबर कितना हो 50 हर्ज हो, तो निर्गत की आवृत्ति कितनी हर्ज होगी बाबू इसमें, अरे भाई इसमें तो केवल एगो है 1 हर्ज 2 हर्ज 3 हर्ज 50 हर्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बाबू निगेटिव साइकिल, ऊपर वाला साइकिल तो बदल ही रहा है, निगेटिव साइकिल भी हमको मिल जा रहा है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी केवल एक साइकिल के लिए हमको डबल बार मिल रहा है 1 हर्ज 2 हर्ज, तो इसमें अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज है तो इसमें 2 2 4 2 6 50 गुना 100, और इसकी फ्रीक्वेंसी N2 हो जाएगा 2N1 2N1 2, और N1 कितना है 50 50 गुना 100 हर्ज, 100 हर्ज, समझ रहे हो ना क्यों। और फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, एसी के पूरे एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर को ही डीसी बदल देता है। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या किया, एक ही चक्कर में, एक चक्कर नहीं 2 चक्कर बना दिया है, एक चक्कर का वो 2 चक्कर तैयार किया, तो 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी, तो 50 गुना 100 चक्कर तैयार करेगा, तो जो हमको आउटपुट मिलेगा, जो निर्गत मिलेगा, निर्गत की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ज हो जाएगी। बहुत अच्छा। बाबू कह रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई यानी स्टेप अप, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप यानी वोल्टेज बढ़ाने वाला, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में N1 और N2 लपेट है, तो कौन सा सही है
बाबू ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में इस तरह, ट्रांसफार्मर में एक आयताकार क्रोड होता है ना जी, ट्रांसफार्मर में इस तरह आयताकार क्रोड होता है। ट्रांसफार्मर में ये आयताकार क्रोड होता है बाबू, और इसमें दो तरह के कॉइल होते हैं। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं। अच्छा, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई मतलब वोल्टेज बढ़ाना है बाबू, अगर इसमें ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाना है तो इस साइड जिधर हमको आउटपुट मिलता है उसमें फेरों की संख्या बढ़ा दो, इधर फेरे कम रखो, ठीक है। एसी सप्लाई से, ये एसी सप्लाई का संकेत है, एसी से जोड़ दो। अगर हमको इस साइड फेरों की, अगर इस साइड वोल्टेज बढ़ाना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला, वोल्टेज बढ़ाने वाला बनाना है तो इधर फेरों की संख्या बढ़ा दो। अगर फेरों की संख्या बढ़ जाएगी तो वोल्टेज हमको बढ़ जाएगी, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में बाबू, ऊंचाई का मतलब होता है वोल्टेज बढ़ाने वाला, अगर वोल्टेज हमको बढ़ा के चाहिए तो उस साइड ज्यादा फेरे कर देते हैं, ठीक है। तो किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, बाबू ये वाला अपना जो फर्स्ट कॉइल होता है इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल, ये वाले को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में N1 और N2 फेरे हैं, तो ये N1 फेरा है, इसमें N2 फेरा है, तो कौन ज्यादा होगा, N2 ज्यादा होगा, N1 कम होगा। तो बाबू N2 इज ग्रेटर देन N1, तो कौन सा सही है, N2 इज ग्रेटर देन N1, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, भाव इसका सब कोई आंसर जानता है, क्योंकि ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि कोई कोई को दिक्कत ही नहीं हुआ। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाता है बाबू, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, यहाँ पे भी प्रति सेकंड उतना ही कंपन होता है, दूसरे माध्यम में जाने पर भी प्रति सेकंड वही वाइब्रेशंस रहते हैं। तो जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है और उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इस माध्यम में उस माध्यम में हर माध्यम में उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टेस्ला किसका मात्रक होता है बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला। बाबू चुंबकीय, टेस्ला, टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है बाबू वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको टेस्ला भी कहते हैं, ठीक है। टेस्ला, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स कर रहे हैं बाबू, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। टेस्ला, टेस्ला किसका यूनिट होता है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र बी का, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऐसा यूनिट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जिसको हम लोग टेस्ला भी कहते हैं। टेस्ला को किससे डिनोट करते हैं, टी से, ठीक है। टेस्ला किसका यूनिट होता है बाबू, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र बी का यूनिट होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, क्यों। अच्छा, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक वोल्ट मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, वो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है बाबू विद्युत क्षेत्र का, और न्यूटन पर कूलम्ब भी होता है। चलो टेस्ला, टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट कहता है सामान्य समायोजन के लिए, सामान्य समायोजन मतलब आपका फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रहा है। सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बाबू कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताए थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बने तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होती है बाबू, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता यही होती है माइनस वी ओ बाई यू, माइनस वी ओ बाई यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। बाबू सामान्य समायोजन के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, सामान्य समायोजन में बाबू फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर बनता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, याद रखिएगा माइनस वी ओ बाई यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, वो विद्युत क्षेत्र में कौन विक्षेपित होगा, विद्युत क्षेत्र में वही विक्षेपित होगा जिस पर आवेश होगा, आवेश जिस पर होगा ना वो विक्षेपित होगा। गामा किरण, गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होगा, विक्षेपित होता है तो गामा किरण में आवेश नहीं तो विक्षेपित नहीं होगा।
एक्सरे में भी आवेश नहीं है, ये भी विक्षेपित नहीं होगा। परावैंगनी किरणें बाबू, परावैंगनी किरणें में भी आवेश नहीं है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो ये भी विक्षेपित नहीं होगा। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन है, इसमें आवेश है, तो वो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? कौन विक्षेपित हो जाएगा बाबू? गामा किरण, एक्सरे, परावैंगनी, इन तीनों में कोई आवेश नहीं है, आवेश नहीं है तो ये विक्षेपित नहीं होगा। कौन विक्षेपित होगा? आपको कैथोड किरणें या बीटा किरणें जिसको कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें आवेश है। ऑप्शन नंबर डी। बोलो, नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक बाबू, एंड गेट का बुलियन व्यंजक जानते हो क्या होता है? वाई बराबर ए, एंड गेट को लिखते हैं गुणा से, ए एंड बी। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक, पहले एंड गेट बाबू, एंड गेट को गुणा से दिखाते हैं, एंड गेट को दिखाते हैं वाई बराबर ए एंड बी, वाई बराबर ए बिंदु बी, वाई बराबर ए एंड बी। एंड है और नैंड है, नैंड मतलब एंड नहीं, नॉट एंड है, नॉट एंड है यानी नैंड है, तो बस बार डाल दो, तो वाई बराबर ए इंटू बी का बार, वाई बराबर ए इंटू बी का बार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चुंबकीय विषुवत रेखा के नमन कोण का मान क्या होता है बाबू? हम सपोज करते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर बाबू एक चुंबक गड़ा हुआ है। वास्तव में पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर बहुत हाई है। पृथ्वी के अंदर बाबू हम मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि एक चुंबक गड़ा हुआ है, और पृथ्वी के अंदर जो चुंबक गड़ा हुआ है उसका उसका नॉर्थ पोल साउथ गोलार्ध में है, उसका नॉर्थ पोल साउथ गोलार्ध में, और साउथ पोल किधर है? साउथ पोल है नॉर्थ गोलार्ध में, ठीक है। और यहाँ पे चुंबक जो गड़ा हुआ है उसके सामने जो होगा, ये होगा बाबू मैग्नेटिक साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और साउथ और नॉर्थ हो गया तो ये होता है मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर नमन कोण क्या होता है? वो विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई लटकाओगे तो बिल्कुल तल के समानांतर लटकती है, वहां पे नमन कोण 0 डिग्री होता है। और ध्रुवों पर चुंबकीय सुई ले जाओगे ध्रुवों पर, तो यहाँ पे लटक जाएगी एकदम, बिल्कुल ऐसे नहीं लटकेगी, खड़ी लटकेगी, तो यहाँ पे नमन कोण 0 होता है, ध्रुवों पर 90 डिग्री। तो चुंबकीय विषुवत रेखा पर बाबू यहाँ पे चुंबकीय सुई लटकाते हो तो एकदम सीधी लटकती है, तो चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। वही ध्रुवों पर पूछता है तो 90 डिग्री। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बाबू, कौन सा यंत्र जो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है? प्रेरण कुंडली गलत है, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, मोटर। और डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोग देखे भी हो बाबू कि आपके साइकिल में, पुराने साइकिल में पहले डायनेमो लगा होता था, पुराने साइकिल में वो लाइट जलाने के लिए पहले डायनेमो लगा दिया जाता था, और वो चक्का के साथ घूमता था, और घूमने से वो डायनेमो बिजली पैदा करता था, और बल्ब क्या होता था? जलता था। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, साइकिल के पहिए की यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? बदलता है। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है बाबू, वो है डायनेमो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस दृष्टि दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का यूज होता है बाबू? बेलनाकार लेंस का यूज किस में होता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आस्टिग्मेटिज्म, पता है ना? बेलनाकार लेंस का यूज आस्टिग्मेटिज्म में किया जाता है। 29 नंबर, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला इमेज बाबू, अगर हम आप लोगों को देखें तो हमारे आंखों के रेटिना पर इमेज जो बनता है उल्टा होता है और वास्तविक होता है। हमारे आंखों के रेटिना पर जो इमेज बनता है आपका उल्टा, आपका जो इमेज बनता है वो सीधा नहीं होगा, वो उल्टा होगा, उल्टा और वास्तविक। लेकिन हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में जब वो मैसेज जाता है तो वो उसको सीधा करके देख लेते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि रेटिना पर बन रहा है, पर्दे पर बन रहा है, तो वास्तविक है और उल्टा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी, ठीक है।
धातु का परावैद्युतांक, बाबू किसी भी धातु का आपेक्षिक परावैद्युतांक या परावैद्युतांक एप्सिलॉन दोनों कितना होता है, अनंत। किसी भी धातु का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन दोनों क्या होता है, अनंत होता है। धातुओं के लिए परावैद्युतांक अनंत होता है। नेक्स्ट देखो, 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर संधारित्र पर क्या आवेश होगा। 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र, बाबू धारिता कितनी दे रखी है, धारिता सी दे रखी है 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड धारिता सी दिया 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻6 फैराड। माइक्रो का मतलब ही होता है 10⁻6। तो 1 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻6 फैराड धारिता दिया है बाबू कि प्लेटों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर, संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर दे दिया है 1 वोल्ट, ठीक है। तो उस पर कितना आवेश होगा बाबू, आवेश Q बराबर क्या होता है, CV पढ़े होंगे आवेश का सूत्र, आवेश Q बराबर CV। C है धारिता, धारिता C कितने दिया है, C दिया है 10⁻6, तो 10⁻6। V कितना वोल्टेज लगा है, वोल्टेज लगा है 1 वोल्ट, तो 10⁻6 इंटू 1 मतलब 10⁻6 कूलाम। 10⁻6 कूलाम मतलब 1 माइक्रो कूलाम का आवेश प्लेटों पर पैदा होगा। किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, उसके प्लेटों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर देंगे तो कितना आवेश इकट्ठा होगा, 1 माइक्रो कूलाम। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, तत्व X 84,202, और एक तत्व है X 84,202, तत्व X 84,202 है का एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या क्या होगी। ढंग का क्वेश्चन है, समझिएगा। अब एक तत्व है, एक तत्व X है, परमाणु संख्या 84, द्रव्यमान संख्या 202। तत्व X 84,202 है, पहले उसका नाभिक बाबू पहले अल्फा कण, पहले इससे अल्फा कण निकलेगा। अगर इससे अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण मतलब हीलियम प्लस प्लस, अल्फा कण मतलब क्या हुआ बाबू, इससे निकला अल्फा कण का हीलियम का परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4। अगर इससे अल्फा कण यानी हीलियम प्लस प्लस लिखिए निकले, हीलियम मतलब 2 4 निकले, अगर इसी से बाबू 2 और 4 निकला जो, तो इससे जो तत्व बनेगा X से Y बनेगा, X से जब Y बनेगा और अल्फा कण निकलेगा, अल्फा कण मतलब इसका परमाणु संख्या 2 निकल जाएगा तो 84 नहीं रहेगा, अब हो जाएगा 82। और द्रव्यमान अगर 4 निकल जाएगा तो 202 में से 4 निकल जाएगा तो 198। इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अल्फा कण निकाल दिया, खत्म। उसके बाद से फिर वह बीटा कण उत्सर्जित करता है बाबू, फिर इस वाई से जब बीटा कण निकलेगा, बीटा कण मतलब बीटा कण निकल गया। अच्छा, बीटा कण अगर निकलता है तो तुम्हें पता है, बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या बाबू 1 बढ़ता है और द्रव्यमान वही रहता है, तो वाई से एक नया परमाणु बनेगा, नया परमाणु या नया नाभिक बनेगा, तो वाई से जेड बनेगा, वाई से जेड बनेगा। लेकिन बीटा कण जब निकलता है तो परमाणु संख्या 1 बढ़ता है, 82 से हो गया 83, द्रव्यमान वही रहेगा 198। नहीं जी, तो परिणामी नाभिक का परमाणु संख्या क्या होगा, और परमाणु संख्या तो होगा 83, परमाणु संख्या 83। अगर द्रव्यमान संख्या पूछता तो 98, 198 कहा सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बाबू आपको पता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 श्रेणियां होती है, पता है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 श्रेणियां होती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पुंड और हम्फ्री। बाबू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 श्रेणियां होती है, इस तरह बुक में 5 ही दिया है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पुंड, हम्फ्री। लाइमन सीरीज जो ऊपर वाली है वो पराबैंगनी में पड़ती है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य 4000 से भी कम होता है। लाइमन के बाद से बामर, बामर बाबू दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, यही दृश्य क्षेत्र में पड़ती है। बाकी ये 4 गो है अवरक्त, दृश्य मतलब इसका तरंगदैर्घ्य 4000 से 8000 के बीच पड़ता है। ये अवरक्त, अवरक्त मतलब इसका तरंगदैर्घ्य 8000 से ज्यादा होता है। चलो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है बाबू, दृश्य भाग में कौन सा पड़ता है, बामर सीरीज, तो बामर सीरीज ही, बामर श्रेणी ही दृश्य भाग में पड़ती है। एक बार पूछा था कि लाइमन सीरीज किस क्षेत्र में पड़ती है, पराबैंगनी। एक बार पूछा था ब्रैकेट सीरीज किस क्षेत्र में पड़ती है, अवरक्त। कुछ भी पूछेगा, इसको देख करके आप बता सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे
प्रकाश क्या है? प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ क्यों है? क्योंकि इसमें ये चलता है ऐसे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन चलने के लंबवत होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों का वाइब्रेशन बाबू चलने के लंबवत होता है। बोलो, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति। विद्युत चुंबकीय तरंग बाबू, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग केवल अनुप्रस्थ होती है। क्यों? विद्युत चुंबकीय तरंग जब चलती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कंपन चलने के लंबवत होता है, इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है? सिर्फ अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर देखिए बाबू, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर जाए तो विद्युत बल कितना हो जाएगा? बाबू, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण है, कुछ दूरी पर है। ये दो आवेशित कण है Q1 और Q2, कुछ दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बाबू? R। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F है। Q1 और Q2 बाबू R दूरी पर है, ये R दूरी पर है, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना है? F। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, इसी Q1 और Q2 के बीच